नमस्कार बच्चों। आज हम लोग झारखंड बोर्ड का जो एग्जाम होगा 2022 में, है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही पूछे जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव के लिए टर्म 1 बोला गया था कि टर्म 1 होगा, बट अब तो एक ही साथ हो रहा है दोनों। तो ऑब्जेक्टिव जो टर्म 1 में जो था सेम वही सिलेबस है, वही सिलेबस से ऑब्जेक्टिव आएगा। तो उसमें जो मॉडल पेपर आया था सेट 1, तो आज हम लोग वो सेट 1 मॉडल पेपर बनाएंगे। और उम्मीद करते हैं सेट 2 वाला, इसका जो सेकेंड टर्म वाला जितना मॉडल पेपर था सारा हमने सॉल्व कर दिया और आपने वो देख भी लिया होगा, उससे आपको बहुत फायदा हुई होगी। और ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, इसको अगर पढ़ के जाओ तो इसमें एक भी मार्क्स गलत नहीं होगी, सारा का सारा मार्क्स आएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग जरूर देखें और समझें कि क्या कैसे ऑब्जेक्टिव बनाना है और कम टाइम में कैसे बनाना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट था उसमें बहुत टाइम लग रहा था, अच्छा खासा टाइम लग रहा था। तो अगर आपको दोनों टाइम मिला के अगर 3 घंटे का टाइम मिलता है तो आप कोशिश करो ऑब्जेक्टिव को जो है कम से कम टाइम, अगर 40 ऑब्जेक्टिव है तो 1 घंटे में बनाने का कोशिश करो, क्योंकि उधर जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो 2 घंटे के आसपास ले ही लेगा टाइम। तो आप सारा क्वेश्चन बना पाओगे और 80 में 80 जो 80 में 80 मार्क्स है वो आप ला पाओगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है तुम्हारा, देखो इंस्ट्रक्शन जो है तुम्हारा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, है ना। इट इज मैंडेटरी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40, टोटल 40 क्वेश्चन है, कुल प्रश्नों की संख्या 40 है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, हर एक के लिए 4 ऑप्शन दिया है। चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, उसमें एक सही है और उसको आपको सही चुनना है, उसको आपको OMR सीट में आएगा तो उसको आपको उसमें रंगना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। अच्छा, कोई गलत भी हो जाता है तो उसके लिए आपका मार्क्स कटेगा नहीं। तो आप ना गेस करके भी, अगर बाई चांस कोई सम नहीं भी आता है, कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो फिर आपको जो भी लगे, ज्यादा चांस लगे कि ये आंसर हो सकता है, तो आप उसको जरूर रंग के आना है, तो इससे क्या हो, मार्क्स नहीं कटेगी। ठीक है बच्चों, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन। रिलेशन किसमें, एन है, एन कहने का मतलब नेचुरल नंबर में है, रिलेशन किसमें, नेचुरल नंबर में है। ठीक है, और डिफाइंड बाय क्या है तुम्हारा, x प्लस 2y। क्या बोल रहा है, x प्लस 2y जो है वो 8 है। ठीक है, तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आप x की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो। याद रखना, x की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो, कि x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, उसी को डोमेन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और क्योंकि नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, नेचुरल नंबर में तो हम लोग नेचुरल नंबर ही रखकर देखेंगे। तो इसको पहले सॉल्व कर लो। तो 2y इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 माइनस एक्स, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, ऐसा आ रहा है। तो अब सिंपल बात है, x का वैल्यू नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से रखना। तो याद रखना कि हम रखने लगेंगे 1 से रखेंगे हम लोग। और हमेशा y का वैल्यू भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, क्योंकि रिलेशन अगर हमारा नेचुरल नंबर में है तो हमारा जो होगा नेचुरल नंबर ही, x का वैल्यू भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और y का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, अगर रिलेशन मेरा नेचुरल नंबर में है तो। ठीक है बच्चों, तो रिलेशन अगर नेचुरल नंबर में है तो x और y दोनों जो है वो रिलेशन नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट होगा। तो अब जब x का वैल्यू 1 ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 8 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू कितना आया, 7 बाई 2। ये नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मतलब x का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं। तो जिसमें 1 है वो हमारा आंसर नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, x का वैल्यू 2 ले लो। तो x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 बाई 2, तो 6 बाई 2, और ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। चलो ठीक है, ये y का वैल्यू नेचुरल नंबर, तो x का वैल्यू 3 हो सकता है। ठीक है, x का वैल्यू 2 हो सकता है, तो x का वैल्यू 2 हो सकता है, डन, 1 नहीं हो सकता था। चलो x का वैल्यू 3 ले लो, 3 ले लो। तो देखो, अच्छा ऑब्वियसली ये नहीं है, तो देखो इसमें 3 है ही नहीं, इसमें भी 3 है ही नहीं, इसमें भी 3 है ही नहीं, तो 3 लेने का कोई फायदा ही नहीं बनता है। तो चलो x का वैल्यू 4 ले लेते हैं, 4 है हमारा, है ना, तो 4 है, तो 4 लेके देखो। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 बाई 2। ठीक है, 8 माइनस 4 बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4, 4 बाई 2, और ये आ गया 2। तो हमारा यहाँ पर y का वैल्यू 2 आ रहा है। तो ठीक है, ये भी हमारा नेचुरल नंबर आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू 4 भी हम रख सकते हैं, तो ये भी हमारा आंसर है। तो अभी तो तीनों हो सकता है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, 6 रख के देख लेते हैं, क्योंकि देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 6 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 6 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो रहा है हमारा, 8 माइनस 2, 8 माइनस 6, x का वैल्यू 6 रख रहे हैं बाई 2।
तो 2/2 कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, 2/2 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो y का वैल्यू 1 आ गया, तो सही है, अभी भी नेचुरल नंबर है हमारा पास, तो इसका मतलब x का वैल्यू आप 6 भी ले सकते हो, ठीक है। और अब अगला देखो यहाँ पर 8 लिया हुआ है, यहाँ भी 8 लिया हुआ है, तो एक बार 8 लेके देख लेते हैं। तो अगर x का वैल्यू 8 ले लेते हैं तो y का वैल्यू 8 माइनस 8/2, तो 0/2, तो क्या आ गया 0 आ गया। तो कहने का मतलब नहीं, 0 तुम्हारा नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब 8 नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या है ऑप्शन ए बच गया, जो कि तुम्हारा आंसर है। ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही आंसर है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों। इसका जो डोमेन आएगा ऑप्शन ए सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as, कैसा डिफाइंड है L1 L2, L1 is perpendicular to L2। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में अपने को बताना है। तो रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या बोलते हैं कि अगर हर एक एलिमेंट खुद से सेट रिलेट करे, मतलब ए रिलेट ए होना चाहिए, ए रिलेटेड बाय ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जिसमें भी है, यहाँ पर सेट क्या है तुम्हारा एल है, तो जिसमें भी होना चाहिए वो सेट ए बिलोंग्स टू, जो भी सेट है हमारा एल सेट है तो एल में होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। और यहाँ क्या रिलेशन, एल परपेंडिकुलर है L1 L2 पर, तो क्या L1 परपेंडिकुलर होगा L1 पर? क्या कोई भी लाइन खुद पर परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो ये तो तुम्हारा परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी से तो बी भी रिलेट करना चाहिए ए से, इसका मतलब, और यहाँ पर देखो L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 पे, तो जब L1, जैसे मान लो ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ठीक है, अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का 90 डिग्री है, तो L1 L2 पर परपेंडिकुलर तो L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर, तो ये सिमेट्रिक तो हो जाएगा, तो सिमेट्रिक तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दोनों में सिमेट्रिक, यहाँ भी सिमेट्रिक, बी में भी और सी में भी है। ट्रांजिटिव चेक कर लो, ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि ए रिलेट करे बी से और बी रिलेट करे सी से, ए अगर बी से रिलेट कर रहा है और बी रिलेट कर रहा है सी से, तो ए को सी से रिलेट करना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रांजिटिव होगा। तो अगर मान लो L1 परपेंडिकुलर है L2 पर और L2 परपेंडिकुलर है L3 पर, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाला L1 लाइन है, ये परपेंडिकुलर है L2 पर, ये L2 लाइन है, और ये L2 जो है ना L3 पर परपेंडिकुलर है, L3 लाइन है, तो आपस में L1 और L2 क्या हो गया, L1 और L2 तो परपेंडिकुलर यहाँ पर नहीं हुआ, L1 पैरेलल हो गया L3 का, इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं आया। तो L1 L2 तो है परपेंडिकुलर, L2 L3 तो है परपेंडिकुलर, लेकिन L1 L3 परपेंडिकुलर नहीं है ये रिलेशन में, यहाँ पर ये पैरेलल हो गया, यहाँ पर क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर नहीं हो पाया, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन जो बोल रहा था सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो नहीं ही हुआ, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी नहीं हो गया, सिमेट्रिक हो गया बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही आंसर है, ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि f हमारे पास फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक देखो है r -4 से 3, ये हमारा फंक्शन का डोमेन है, और ये r जो है हमारा वो रेंज है, ठीक है, और फंक्शन क्या है f(x) बराबर इतना है। तो देन इनवर्स ऑफ f बोल रहा है कि मैप g टू रेंज f में इनवर्स निकालना है। तो बहुत सिंपल बात है, पहले और कुछ तो करना ही नहीं है, यहाँ पहले ही बोल दिया कि इनवर्स जो है मैप जी टू रेंज एफ में है, मैप जी टू रेंज एफ में, उल्टा है मैप जी से रेंज एफ, यहाँ पर पहले ही बोल दिया कि मैप जी कहाँ से, रेंज एफ से आर में, मतलब रेंज एफ से आर में, तो मतलब अगर इसको पलटेंगे ना तो एफ का जो भी था ये डोमेन और ये था तुम्हारा को डोमेन, बट सीधे बोल दिया कि ये डोमेन से को डोमेन से इसमें नहीं आ रहा है, तो उल्टा कर दिया सीधा, तो इसमें अब कुछ सोचना ही नहीं है, बस इसका हमको इनवर्स निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हमको दे दिया कि रेंज एफ से आर में है, रेंज एफ से आर -4/3 से। तो चलो एफ एक्स इक्व टू उतना है, तो y इक्व टू मान लो ये क्या है तुम्हारा 4x/3x + 4, और इस फंक्शन को y का इसको x का बनाओ। तो x का बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, y 3x से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 3xy + 4y = 4x आ गया, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, तो 3 यहाँ पर रहने देते हैं 4y, और इधर क्या आ रहा है तुम्हारा 4x - 3xy, ऐसा हो गया। तो 4x = x कॉमन ले लो, तो 4 - 3y, तो यहाँ से क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ तो y है ना 4y, तो यहाँ से क्या आ गया x = 4y/4 - 3y, और देखो y = हमारे पास fx होता है,
तो x इक्वल टू क्या होता है, f इनवर्स y होता है। तो इस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y लिख सकते हैं। और ये क्या है हमारा 4y/4 माइनस 3y, 4y/y माइनस 3y। ठीक है बच्चों, तो देखो कौन सा आंसर आ गया, 4y/y माइनस 3y। ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही है। ठीक है, f इनवर्स y बोल दो, या क्योंकि g से फंक्शन है तो ये आप इस पूरे को क्या बोल सकते हो, आप gy भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये gy, तो ऑप्शन जो हमारा है वो बी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, इसका ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि लेट अ फंक्शन f एंड g, कहता है दोनों क्या है 1 1 है और ऑन 2 है, तो जीओ एफ क्या होगा। तो साफ बात है कि जीओ एफ, तो मान लो ऐसा फंक्शन है हमारे पास, ऐसा फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, ये फंक्शन है f, है ना, और ये वाला फंक्शन है हमारे पास यहाँ से यहाँ पे, ये है हमारा g, और बोल रहा है 1 1 ऑन 2 है, तो ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, जीओ एफ बन जाएगा। ये वाला फंक्शन जीओ एफ 1 1 है, तो यहाँ से ऐसा गया, यहाँ से ऐसा गया, यहाँ से ऐसा गया, यहाँ से ऐसा गया, मान लो 4 एलिमेंट है, ये 1 1 है। और फिर बोल रहा है क्या, जी भी 1 1 है, जी भी 1 1 है, तो जो एलिमेंट इसका इमेज बनेगा, और एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, यही बनेगा, यहाँ से यही बनेगा, यहाँ से ये बनेगा, तो ये भी तुम्हारा सब बन गया। तो जीओ एफ सीधा दिख रहा है। अब जीओ एफ का अगर हम बात करें तो देखो जीओ एफ अगर हम बात करें तो जीओ एफ क्या हो रहा है, जीओ एफ यहाँ से यहाँ तक सीधा चला गया, यहाँ से यहाँ तक सीधा चला गया। जीओ एफ का बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक चला गया, और ये यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो हर एक का यूनिक इमेज बन रहा है, अलग अलग यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है किसका, इस वाले सेट का, इसमें मतलब जीओ एफ का ये वाला डोमेन होता है, ये वाला को डोमेन होता है, तो डोमेन से यूनिक इमेज बन रहा है। तो फंक्शन क्या हमारा 1 1 और ऑन 2 हो गया। ठीक है, 1 1 ऑन 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास 3 माइनस 4x। इसको पता करना है कि फंक्शन 1 1 है या क्या है, 1 1 ऑन 2 जो भी है ये अपने को पता करना है। तो अब सिंपल सा बात देखो ध्यान से, इसको क्या किया जाता है, तो 1 1 चेक करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका जो है ग्राफ बनाया जाता है 1 1 चेक करने के लिए। तो हमने इसका ग्राफ बनाते हैं, तो हमारे पास क्या है, y इक्वल टू क्या है 3 माइनस 4x है। ठीक है, तो अभी सिंपल सा बात इसको समझो कि ये क्या एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कोई ना कोई एक लाइन बनेगा, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है तो ग्राफ लाइन बनेगा। अब एक पॉइंट निकाल लेते हैं, 2 पॉइंट देख लो, तो x की वैल्यू 0 रख लो तो y की वैल्यू 3 आ रही है, x की वैल्यू 0 यहाँ तो y की वैल्यू 3 यहाँ पर आ जाएगी, ये 0 3 आ गया। अब y की वैल्यू 0 रख लो, y की वैल्यू 0 रख लो, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3/4, तो 3/4 यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो x की अगर y की वैल्यू 0 रख लो तो 0 इक्वल टू 3 माइनस 4x आ रहा है ना, तो 4x इक्वल टू कितना आ गया 3, तो x का वैल्यू आ गया 3/4, जब y की वैल्यू 0 तो 3/4, तो ये आ गया तुम्हारा 3/4 और 0। तो एक लाइन ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, ये लाइन ऐसे चला गया, ये ग्राफ बन गया हमारा। तो कहता है ना इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करो, हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करो। तो जब इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करोगे तो देखो एक ही बार कट रहा है, एक बार कट रहा है, मतलब फंक्शन है 1 1, फंक्शन क्या है तुम्हारा 1 1। ठीक है, तो पहला तो फंक्शन 1 1 हो गया। ये था तुम्हारा डोमेन, मतलब कि 1 1 चेक करने का तरीका था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, अगर ग्राफ को एक ही बार काटेगा तो 1 1 है। और ऑन 2 कैसे होता है कि अब देखो तुम्हारे पास फंक्शन क्या है, ऑन 2 कैसे होता है, फंक्शन क्या है हमारे पास, अब देखो हम ऑन 2 चेक करके दिखाते हैं कि फंक्शन क्या है हमारे पास एफ एक्स है ना, और 3 माइनस 4x है। इसका कहता है ऑन 2 क्या होता है, ऑन 2 चेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि अगर को डोमेन बराबर, फंक्शन का को डोमेन जो है एफ का, वो अगर रेंज एफ के बराबर आ जाए, रेंज एफ के क्या हो जाए बराबर आ जाए, तो फंक्शन ऑन 2 हो जाता है। अगर ये बराबर नहीं आया तो फंक्शन इन 2 हो जाता है ना। क्यों कि हम लोग को 1 1 ऑन 2 में ये पता है, क्या पता है 1 1 ऑन 2 में, इधर का हर एक एलिमेंट किसी न किसी का ऑन 2 में पता है, इधर का हर एक एलिमेंट किसी न किसी का इमेज बनना चाहिए। तो अब हर एक एलिमेंट इमेज अगर यहाँ का बनेगा किसी न किसी का, तो ध्यान दो एक भी बच जाएगा तो फिर ये ऑन 2 नहीं होगा। ठीक है, तब तो इन 2 हो जाएगा। और हर एक एलिमेंट अगर यहाँ पर बच गया, एक एलिमेंट हमारा, ध्यान देना यहाँ पर एक एलिमेंट बच गया तो ये इन 2 हो गया। तब इस केस में रेंज में यही 4 एलिमेंट रेंज में है। ठीक है, ये वाला तुम्हारा को डोमेन में एक्स्ट्रा आ गया। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट नहीं बचे, ये एलिमेंट भी किसी न किसी का इमेज बच जाए, तो रेंज और को डोमेन बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर को डोमेन और रेंज अगर बराबर है तो फंक्शन ऑन 2 हो जाता है, अगर बराबर नहीं है तो ऑन 2 नहीं। तो अब देखो यहाँ फंक्शन क्या है तुम्हारा आर से आर में है, तो इसका जो को डोमेन है वो आर है। को डोमेन यहाँ पर पता है हमको, को डोमेन जो है वो क्या है तुम्हारा, को डोमेन आर है। अब इसका रेंज खाली निकाल लो, काम बन जाएगा। तो अभी देखो क्या है तुम्हारा y इक्वल टू क्या है 3 माइनस 4x है, और x क्या पूरा का पूरा रियल नंबर है। आप x का वैल्यू पूरा रियल नंबर रख दो, तो 3 माइनस 4 रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रख दिए, तो 3 माइनस
अब यहाँ पर क्या है, -4 से मल्टीप्लाई करो तो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रहा है, और अभी यहाँ अगर 3 माइनस अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कर रहे हैं तो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब अभी भी क्या आ रहा है तुम्हारा, रेंज भी आर ही आ रहा है। तो कोडोमेन भी आर, कोडोमेन भी देखो यहाँ पर आर आ गया, और रेंज भी क्या हो गया हमारा, आर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि कोडोमेन और आर रेंज जो है दोनों बराबर है। तो किसी भी फंक्शन का कोडोमेन और रेंज बराबर है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है। तो ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू, तो ये हमारा सी ऑप्शन है, फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। क्या है 1 1 कैसे चेक करते हैं हम लोग, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, और रेंज इसका ऑन टू कैसे चेक करते हैं, कोडोमेन और रेंज निकाल लो दोनों का, अगर दोनों बराबर है तो ऑन टू, अगर बराबर नहीं है तो इनटू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो f1 की वैल्यू निकालनी है, तो डाल दो। अब f1 कितना है तुम्हारे पास, 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1, तो 0/2, तो 0 आ गया। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है तुम्हारा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का ये तो साफ दिख रहा है कि इसका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। तो साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है वो -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से π/2 होता है। तो और उसमें इंक्लूडिंग होता है ना, तो साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू होता है -π/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2। तो ऑप्शन सी हमारा सही है ना। ऑप्शन डी भी दिया है, मतलब यहाँ पर देखो इक्वल टू नहीं दिया है, तो कंफ्यूज मत करना, ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा मेरा, -π/2 से π/2। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसका होता है, साइन इनवर्स x का। तो इसी तरह कॉस इनवर्स सबका आप याद कर लेना, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या है तुम्हारा, tan इनवर्स -x है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल बात है कि tan इनवर्स -x इसका होता है तुम्हारा -tan इनवर्स x। याद रखना, tan इनवर्स x -x का फॉर्मूला क्या होता है, -tan इनवर्स x होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स -x का फॉर्मूला -tan इनवर्स x हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, tan इनवर्स -1 ये हो जाएगा -tan इनवर्स 1, और माइनस, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4, है कि नहीं। मतलब पता करना है tan इनवर्स 1 में अगर इसका वैल्यू निकालना है तो पता करना है 1 tan के लिए किसका वैल्यू होता है, π/4 का। तो हो गया tan इनवर्स -1 π/4, तो माइनस था तो -π/4। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 8, अभी देखो ये क्या है तुम्हारा, cos इनवर्स cos 13 π/6, और अपने को पता है कि cos इनवर्स cos थीटा जो होता है, cos इनवर्स cos x या थीटा जो भी लो वो x होता है, इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 0 से पाई होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए, पाई। तो अभी ये 0 से पाई के बीच में इसको रहना चाहिए था, बट यहाँ पर 13 π/6 ये क्या है तुम्हारा, पाई से बड़ा है, तो इसको पहले 0 से पाई के बीच में लाते हैं। तो cos इनवर्स cos 13 पाई को लिखते हैं 2 पाई प्लस π/6, 2 पाई प्लस π/6, तो cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई। देखो बेटा 2 पाई यहाँ पर है प्लस थीटा, यहाँ से घूमे यहाँ से यहाँ तक आए 2 पाई, तो 2 पाई ये 0 भी है, 2 पाई है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3 π/2 है। ठीक है, तो 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव तो प्लस, और x एक्सिस से घूमा तो कोई चेंज भी नहीं होगा। तो जब x एक्सिस से घूमा कोई चेंज नहीं होगा तो ये हो गया तुम्हारा cos थीटा। तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, cos इनवर्स cos π/6, और ये अब देखो ये π/6 0 से पाई के बीच में, तो ये π/6 हो गया, और हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है भाई, हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखो क्या है तुम्हारे पास, ये साइन इनवर्स इसकी क्या वैल्यू होगी। तो सिंपल बात है, सेल्फ एडजस्टमेंट लगेगा, ये साइन है और ये tan इनवर्स x है। तो इस tan इनवर्स x को हम लोगों को क्या करना है, थीटा मान लो, इसको क्या मान लो, इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा, हम लोग को यहाँ पर मान लेना था इस चीज को, जो है ना, इस चीज को हमने थीटा मान रहे हैं, इस चीज को हम लोग क्या मान रहे हैं, ये जो चीज है ये tan इनवर्स x को हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा। तो अगर हम लोग tan इनवर्स x को क्या मान लेते हैं, थीटा, ठीक है, tan इनवर्स x को हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। tan थीटा इक्वल टू x, नीचे कुछ नहीं तो 1, एक ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना लो, ये है तुम्हारा थीटा, ये 90 डिग्री, तो tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, तो p ये x हो गया और b क्या हो गया, 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये जो हाइपोटेनियस है ना, तो ये आ जाएगा 1 + x²। ठीक है, 1 + x²। अब अपने को निकालना क्या, ये चीज तो मेरा साइन था, इस चीज को थीटा है, तो एक्चुअली में ये साइन और ये चीज क्या हमारा थीटा था। हमको ना निकालना है साइन थीटा का वैल्यू, ये साइन है हमारा और ये थीटा माने, हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है।
ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, तो एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन डी हमारा सही है, एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ए दिया हुआ है तुम्हारा ए आई जे एम बाई एन ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, दोनों चीज चेंज होता है बच्चों। ठीक है, ट्रांसपोज में क्या होता है, दोनों चीज चेंज होता है। ये आई जे है, ये भी आपस में चेंज हो जाएगा, और एम क्रॉस एन ये भी आपस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ए, तो आंसर क्या आना चाहिए, ए जे आई और एन क्रॉस एम। देखो कौन सा, ए जे आई एन क्रॉस एम। ऑप्शन सी सही है हमारा, ए डैश। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो साफ बात है, ये वाला चीज इसके बराबर होगा, मतलब 2x प्लस वाई जो है वो 7 है। 2x प्लस वाई जो है वो तुम्हारा क्या है, 7 है। अच्छा, और ये वाला चीज इसके बराबर होगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा 4x इक्वल टू 7y माइनस 3 है। ठीक है, ऐसा आ गया। और अगला देखो क्या हो रहा है हमारा, ये यहाँ से आ रहा है। चलो तीसरा, ये चीज इसके बराबर है, तो क्या आ रहा है तुम्हारा 5x माइनस 7 जो है वो y है। चलो ठीक है, और लास्ट वाला यहाँ से आ रहा है तुम्हारा क्या है 4x, लास्ट वाला क्या आ रहा है तुम्हारा 4x जो है वो x प्लस 6 के बराबर है। तो यहाँ से देखो तो आसानी, सबसे x तो यहीं से निकल रहा है आसानी से, तो 4x माइनस एक्स इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2। चेक कर लो x का वैल्यू 2। तो अब हमारे पास x का वैल्यू 2 ना 2 ठो में है, इस दोनों में। तो एक बार 3 रख के देख लेते हैं, एक बार 4 रख के देख लेते हैं। सॉल्व करने के बजाय जल्दी से कहीं पर भी x का वैल्यू 2 डाल दो तो आपको आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर 2 डाल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो रहा है 5 इंटू 2 माइनस 7 इक्वल टू वाई। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3। 10 माइनस 7, वाई का वैल्यू 3। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी जो हमारा आ रहा है वो सही आंसर है। और चेक करने के लिए आप लोग इसमें भी रख कर देख सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर x का वैल्यू 2 रखोगे तो 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ का x का वैल्यू, अगर y का वैल्यू 3 रखोगे तो x का वैल्यू 2 रखने से यहाँ से तो ये आ रहा है, बट अगर हम लोग 4x, x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 2 रख रहे हैं तो 2 4 जा 8 आ रहा है, और y का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 3 रख रहे हैं तो 7 7 3 जा 21 माइनस 3। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर x का वैल्यू क्या कर रहे हैं 2 रख रहे हैं तो 4, और y का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो 7, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया, ये तो मेरा कर ही गया। लेकिन ये जो 4y वाला था, 4x इक्वल टू 7y माइनस 3, ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारा, ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, 7y माइनस 3 ये था ना, ये 4x इक्वल टू इतना, तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 4x करेंगे तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, x का वैल्यू 2 इक्वल टू 7y माइनस 3, तो यहाँ आ रहा है 8 प्लस 3 इक्वल टू 7y। तो यहाँ से y का वैल्यू 11/7 आ रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, मतलब ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। बट हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है वो वही 2 3 आ रहा है, तो हम लोग तत्काल ये क्वेश्चन का कुछ फॉल्ट है, ये दोनों को अगर हम बराबर कर रहे हैं तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो कुछ गड़बड़ी है क्वेश्चन में, हम लोगों की कोई गड़बड़ी नहीं है। तो हम लोग अभी तत्काल, क्योंकि अगर इसमें नॉट आंसर नो दिया रहता ना, नन ऑफ दिस, तो हम लोग नन ऑफ दिस डाल देते हैं। बट अभी हमारा आंसर जो आ रहा है 2 और 3 तो आ ही रहा है एक, तो इसीलिए ऑप्शन बी आप ले लो, सही है। ठीक है, ऐसे ये आंसर जो है ना इसका गड़बड़ी है, ये वाला इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ए स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो ये तो बहुत आसान है, ए स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, ए इंटू ए, तो क्या आ रहा है तुम्हारा 0 1 1 0, और यहाँ भी कर लो 0 1 1 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1, ये पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 0 इंटू 1 0, और 1 इंटू 0 फिर से 0, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, इस 1 को इस 0 के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इस 0 को इस 1 के साथ तो भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और फिर इस 1 को 1 के साथ तो 1, और प्लस इस 0 को 0 के साथ तो क्या आ गया तुम्हारा 0। तो ये आ गया तुम्हारा 1 0 0 1। ठीक है, ये मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, ये मैट्रिक्स क्या है? बोल रहा है मैट्रिक्स दिस इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कब होता? जब ये भी 1 होता, ये भी 1 होता तो आइडेंटिटी होता, तो आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? सिमेट्रिक, बी सिमेट्रिक। बिल्कुल सिमेट्रिक में ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम है, ये दोनों भी देखो सेम है, ये दोनों भी देखो सेम है, इसका मतलब आंसर यही है, ऑप्शन बी हमारा सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में बीच वाला सारा जीरो होता है, ये वाला जीरो होता है स्क्यू सिमेट्रिक में, बट जीरो नहीं है, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर हमारा बी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी का डैश निकालना है, तो सबसे पहले तो ए बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए और बी तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 -4 3, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा -1 2 1। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 तो -1, 1 इंटू 2 तो 2, और 1 इंटू 1 तो 1। फिर देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 इंटू -1 तो 4, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 -4, और फिर 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, और 3 इंटू 1 3। सही है, अब इसका ना डैश करना है, तो ए बी का अगर हम लोग डैश करें तो इसका रो कॉलम बन जाएगा, तो -1 2 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा 4 -8, यहाँ से देखो क्या हो रहा है 4 -8 -4, और तीसरा रो तीसरा कॉलम बनेगा -3 6 और 1, -3 6 और 1। ठीक है बच्चों, -3 6 और 1 ये आ रहा है तुम्हारा। तो ए बी डैश चेक कर लो कौन सा आ रहा है तुम्हारा, -1 4 -3 2 -1 4 -3 2 -8 6 -1, और -1 4 3, लास्ट वाला 3 होगा ना, 3 1 जा 3 हो रहा है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये भी हमारा 3 है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आ रहा है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो इसका वैल्यू बहुत आसान है, ये डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसको इससे करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हो गई 1। ऑप्शन सी हमारा सही है। ये 16 था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17, अभी देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 10 आ रहा है, अब माइनस इसको इसके साथ कर लो तो 12। ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ रहा है 5x, और माइनस इसको इसके साथ कर लो तो कितना आ रहा है -6x, तो -2 इक्वल टू -x, तो x की वैल्यू 2 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 2, तो ऑप्शन हमारा देखो इसमें क्या आ रहा है, ऑप्शन जो है हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा ये तो सीधा ही एनसीईआरटी बुक से उठा के दे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ना, कौन सा करेक्ट है। मैट्रिक डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, मैट्रिक्स नहीं होता है, तो पहला तो गलत हो गया। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से एसोसिएट करता है, एक नंबर होता है, बट सही है, लेकिन किसी भी मैट्रिक्स से एसोसिएट नहीं करता है। नीचे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट करता है, तो ये भी गलत हो गया। हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19, अच्छा ये देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग बच्चों एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सारा ऑब्जेक्टिव बना लेते हो, तो क्योंकि जितना भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया वो सारा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, तो आप ना सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बना पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर बनाओ, और हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो भी फर्स्ट टर्म में आ रहा है वो सारा क्वेश्चन हम बनाए हैं, सारा ऑब्जेक्टिव हम बनाए हैं, और इस वीडियो के लिंक में हम जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जितना भी चैप्टर, फर्स्ट बुक का 6 चैप्टर है, सारा का ऑब्जेक्टिव हम जो कि एग्जाम्पल में है और एक्सरसाइज में है, दोनों बना दिए हैं, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। उससे आपका 100% मतलब 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही होने की गारंटी है, आपकी 40 में से 40 ऑब्जेक्टिव आराम से आप बना लोगे। ठीक है बच्चों, और ज्यादा मन करे बनाने का तो हम RS अग्रवाल का भी जो तुम्हारा फर्स्ट बुक में मतलब जितना चैप्टर है 6 चैप्टर है, उस 6 चैप्टर का जितना RS अग्रवाल का है ऑब्जेक्टिव वो भी बनाए हैं, तो वो भी उसी प्ले लिस्ट में है, तो वो भी आप देख सकते हो, पूरा एक प्ले लिस्ट ही बना दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमारा डिटर्मिनेंट ए चाहिए, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए के लिए क्या हो गया हमारा, डिटर्मिनेंट ए 1 साइन थीटा, ये 1 और माइनस साइन थीटा, और ये 1 और ये क्या है हमारा साइन थीटा, और ये क्या है तुम्हारा -1 माइनस साइन थीटा, और ये है तुम्हारा 1। चलो इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो ये 1 पहला रो पर एक्सपेंड करते हैं तो 1 आ गया, 1 अपना रो और अपना कॉलम खत्म करेगा, ये रो और अपना कॉलम खत्म कर लेगा, ये तो क्या आएगा 1 इंटू 1 1 माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तुम्हारा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया।
चलो ये तो पहला वाला काम खत्म। अब ये देखो साइन थीटा, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो अभी माइनस साइन थीटा ले लेते हैं और यहाँ से माइनस साइन थीटा इंटू 1, तो क्या आ रहा है तुम्हारा माइनस साइन थीटा आ गया, और माइनस साइन थीटा इंटू -1, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो ये अपने आप में तो जीरो हो गया, खत्म ही हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा। और तीसरा फिर क्या है तुम्हारा, ये वाला +1, अब ये अपना रो और अपना कॉलम डिलीट कर लेगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस कितना आ गया यहाँ पे 1 इंटू 1, -1, तो माइनस माइनस +1 हो गया, तो ये आ गया हमारा। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया तुम्हारा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, याद रखना 0 से 1 होता है ना 2, और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 0 से 1। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ आ गया 2 + 0 से 2। ठीक है, और अब इसको जोड़ लो, तो 2 + 0 2 से 1 होता है, 0 से 1 होता है ना, 0 से 1, तो यहाँ से 0 से 1 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ 0 से 1, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 2, और 2 + 0 2 आ गया, और 2 + 2 क्या आ गया 4 आ गया, तो 2 से 4, ये डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है, वो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ रहा है 2 से 4। ऑप्शन सही है हमारा डी, 2 से 4 आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान देना 0 से 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 0 से 1 होता है। कैसे होता है कि -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, और इसका स्क्वायर जैसे ही करोगे तो इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 होती है। तो ये तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 19। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 20 देखो क्या है तुम्हारा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए निकालना है। तो अपने को पता है एडजॉइंट ए जितने भी ऑर्डर का होगा डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1, ऑर्डर अगर n है तो n-1 होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास 3 ऑर्डर का है तो a का पावर 3-1, डिटर्मिनेंट a का पावर 3-1, तो डिटर्मिनेंट a का पावर 2, तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 21। अब क्या बोल रहा है f(x) इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास x² sin 1/x जब x 0 नहीं है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट x इक्वल टू 0 सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, बोल रहा है क्या तुम्हारा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो f इज कंटिन्यूअस जैसे ही कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा f(x) के बराबर, मतलब f 0 के बराबर हो जाएगा, f 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है 0 पर कंटिन्यूअस चाहिए तो f(x) का वैल्यू क्या होगा 0 पर, तो f 0 के बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या है f(x) क्या है, जब यहाँ पर बोल रहा है जब 0 नहीं है, तो जब 0 नहीं है तो हमारा f(x) क्या है, हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x) है हमारा x² sin 1/x। ठीक है, इक्वल टू f0 है। ठीक है बच्चों, sin 1/x। तो अब देखो f0 किसके बराबर होना चाहिए, तो अब ध्यान से देखना यहाँ पर, ये लिमिट है x टेंड्स टू 0 और x²। अच्छा, ये वाली चीज जो है ना हमारा, ये वाली चीज जो हमारा है वो sin 1/x जो है, ये एक जो है ना फिक्स वैल्यू नहीं है, ये हमेशा रेंडमली मूव करता है। और कहाँ से कहाँ ये मूव करता है -1 से 1। ठीक है, क्योंकि 1/x x तो 0 नहीं है, 0 पर बहुत नजदीक पहुंच रहा है, तो 1/x जो है ना फिक्स वैल्यू नहीं है, वो मूव कर रहा है बहुत जल्दी जल्दी। जैसे ही 0 पर पहुंच रहा है x की वैल्यू, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू तो होती जा रही है, इन्फिनिटी के बहुत नजदीक आ रहा है, तो इसका वैल्यू हमेशा जो -1 से 1 क्या करेगा मूव करेगा, और ये f0 हो गया। अब x की वैल्यू जैसे ही 0 डालेंगे तो ये 0, और 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा सिस्टम ही 0 हो जाएगा, तो f0 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब f(x) इक्वल टू 0 हुआ कब, जब x इक्वल टू 0 होता है, तो f(x) की वैल्यू क्या 0 पर 0 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो f(x) इक्वल टू 0 पर 0 होनी चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन जो हमारा ए सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 22। अब क्या बोल रहा है फंक्शन मॉडुलस x-1, तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ठीक है बच्चों, मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है तो ये भी सही, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। और जैसे ही मॉडुलस फंक्शन x-1 दिए तो इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये रही तुम्हारी, ये 1 0। ठीक है, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 0, और हमेशा ये भी ग्राफ ऐसा ग्राफ बनाता है। तो तुम देखोगे कि मॉड का ग्राफ भी बनता है, तो यहाँ पर क्या मिल गया, शार्प कॉर्नर मिल गया, वर्टेक्स मिल गया, इसका मतलब 1 पर ये देखो 1 है ना, x की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये भी हमारा सही है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी, है ना। तो ये था 22। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं
23। अब क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो y इक्वल टू क्या है तुम्हारा, कॉस रूट एक्स है, इसका dy बाई डी एक्स निकालो। तो इसमें देखो दो फंक्शन है, पहला फंक्शन कॉस, उसके बाद अंदर का फंक्शन रूट एक्स। तो पहले बाहर वाला फंक्शन फिर अंदर वाले फंक्शन का चेन रूल से करते हैं। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो, पहला तो कॉस एक्स आ रहा है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस साइन रूट एक्स। अब इसके अंदर घुसो रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आ रहा है 1/2 रूट एक्स, तो माइनस इसका आ गया माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। ये 23 था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 24 है ना। अभी देखो क्या कर रहा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये अपने को बताना है। तो इसका अच्छा dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले तो इसको इनवर्स सॉल्व कर लो, यहाँ पर इसको क्या करो, इनवर्स सॉल्व कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, y इक्वल टू क्या है तुम्हारा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा पुट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या पुट कर लेते हैं, x के जगह टेन थीटा, x के जगह क्या है तुम्हारा टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा, टेन इनवर्स x। अब थोड़ा समझना बात, तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, साइन इनवर्स x के जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये साइन इनवर्स आ गया, और ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का। ठीक है, कॉस 2 थीटा का 10 वाला ये फॉर्मूला होता है। तो अभी यहाँ देखो ये साइन है, अंदर कॉस है, तो कॉस को वापस से साइन में बदल लो, तो क्या आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स, और इसको बदलेंगे तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ऐसा चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आ गया। इसका मतलब ये y की वैल्यू इतनी आ रही है, और y की वैल्यू अब देखो ये हो रहा है पाई बाई 2 और माइनस 2, थीटा क्या है तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो dy बाई डी एक्स करेंगे इसका, तो पाई बाई 2 का तो 0 माइनस 2, टेन इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लो कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन ए सही है, माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 25। देखो y इक्वल टू क्या दिया है तुम्हारे पास, तो y इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, log x। ठीक है, इसका dy बाई डी एक्स करो, तो साफ बात है पहला फंक्शन तो log है, तो सोचो इस log इस पूरे को x समझ लो, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x, x कहने का मतलब log x। फिर इसके अंदर वाला फंक्शन में घुसो, log x, इसका डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x log x, तो 1/x log x, ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 25। हमारे पास x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है। अपने को क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो साफ बात है ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, x इक्वल टू क्या है तुम्हारा a cos थीटा है, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा हो जाएगा a cos थीटा का आ गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर y क्या है तुम्हारे पास, b cos थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा इसका, b माइनस साइन थीटा, ऐसा आ गया। अब देखो नौ हमको क्या चाहिए, हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या है तुम्हारा माइनस b साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा क्या है तुम्हारे पास माइनस a साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कटा, माइनस माइनस कटा, तो b बाई ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर है 26 का। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा 27, क्या है हमारे पास d2y बाई डी एक्स है ना, y दिया है तुम्हारे पास 10x log x, और d2y बाई डी एक्स अपने को निकालना है। तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास log x है, y इक्वल टू क्या है हमारे पास log x है, और अगर dy बाई डी एक्स करते हैं तो इसका हो जाता है 1/x, और d2y बाई डी एक्स कर लो dx स्क्वायर, तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 क्या कहता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में।
तो डी साइन एक्स होना चाहिए, इसका रिस्पेक्ट है डी कॉस एक्स होना हो गया यहाँ पर। तो डी साइन एक्स और ये एक्स का फंक्शन है तो डी एक्स यहाँ भी कर लिए और डी कॉस एक्स है तो यहाँ भी डी एक्स कर लिए। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स और कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, तो माइनस तो बाहर, साइन बैक कॉस माइनस कॉट एक्स। तो ऑप्शन डी जो हमारा है 28 का सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 y इक्वल टू क्या है तुम्हारा x टू दी पावर x है ना, x टू दी पावर x। तो देखो y इक्वल टू है हमारा x टू दी पावर x और इसको क्या करना है अपने को, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो फंक्शन का पावर फंक्शन है तो आप log ले लो दोनों तरफ, log y इक्वल टू log x टू दी पावर x हो गया। तो log y इक्वल टू x log x आ गया। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का आ गया 1 बाय वाई और dy बाय dx इक्वल टू x log x का 1 बाय x। ठीक है, और log x को छोड़ दो, x का 1, u भी है, u भी, x को छोड़ रहे हैं log x का 1 बाय x, log x को छोड़ रहे हैं x का 1। तो यहाँ से dy बाय dx क्या आ रहा है तुम्हारा y और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस log x आ गया। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या है हमारा, y का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है x टू दी पावर x, तो x टू दी पावर x 1 प्लस log x और प्लस c। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो x टू दी पावर x 1 प्लस log x, ऑप्शन बी हमारा सही है। 29 का ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू पाई, तो dy बाई dx निकालना है। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू पाई, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिख लेना, हम तो यहाँ समझाने के लिए लिख दिए। x का डिफरेंशिएशन 1, y का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx और कांस्टेंट 0, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ गया 1। तो ऑप्शन सी जो हमारा है वो सही आंसर है 30 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो क्या है तुम्हारे पास, एफ एक्स जो है वो है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकाल लो, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 6। ठीक है, ये, और एफ डबल डैश एक्स निकाल लो, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा 6 आ रहा है। तो सिंपल बात आ गया बच्चों कि एफ डबल डैश एक्स हमेशा कांस्टेंट पॉजिटिव है, ये हमेशा 0 से बड़ा ही आ गया। तो एफ डबल डैश एक्स कुछ भी करोगे तो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर आया। तो एफ डबल डैश एक्स, एक्स के जगह आप जो मन चाहो वो दो, क्यों टाइम बर्बाद करना। एक होता है ना इससे एक्स, इसको 0 करके एफ डैश एक्स 0 करके यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एक्स का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर रखेंगे। तो हमेशा कुछ भी रखोगे ये तो हमेशा ये तो पॉजिटिव ही आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर इसका मिनिमम वैल्यू तो आ ही नहीं सकता है, मैक्सिमम वैल्यू तो कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि पॉजिटिव आ गया तो इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं आएगा। तो मिनिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम आएगा ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, और अगर हम लोग क्या करते इसको लेस देन 0 अगर आ जाता तब मैक्सिमम वैल्यू आता, और किस पॉइंट पर आता, जिस पॉइंट पर एफ डैश एक्स क्या होता 0 हो जाता। जैसे कि इसको अगर हम 0 करते तो क्या आता 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -1 आ रहा था। अब x का वैल्यू -1 यहाँ पे डाल देते हैं, इस पर -1 डाल देते हैं, तो अपने को क्या आता मिनिमम वैल्यू आ जाता है। यहाँ पर -1 डाल देते हैं इस पे तो मिनिमम वैल्यू आ जाता है अगर मिनिमम पूछता तो, बट यहाँ मैक्सिमम पूछा है तो डज नॉट एग्जिस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 कहता है ये वाला चीज डिक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 बोल रहा है। ये डिक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग करने का मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। डिक्रीजिंग कहने का मतलब एफ डैश एक्स हमेशा क्या होता है 0 से छोटा होता है, तब उसको हम लोग डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 2x माइनस 2 लेस देन 0, तो 2 कॉमन निकाल लो x माइनस, या फिर ऐसा ले लेते हैं ना 2x लेस देन 2। ठीक है, तो x लेस देन 1, x क्या है तुम्हारा लेस देन 1, और सिर्फ यहाँ पर डिक्रीजिंग बोला है तो लेस देन के साथ आप इक्वल टू भी ले सकते हो। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलता तो हम लोग सिर्फ लेस देन लेते हैं। तो x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा कहने का मतलब x जो होगा वो -∞ से 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आ रहा है, -∞ से 1। ठीक है बच्चों, ये था 32। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस एट x इक्वल टू -1, इसका स्लोप बोल रहा है x इक्वल टू -1 पर, तो y क्या है हमारा x³ प्लस 3x, इसका स्लोप बोल रहा है -1 पर। तो स्लोप क्या होता है, किसी भी कर्व का स्लोप होता है dy बाई dx, तो ये dy बाई dx है, तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है,
अब -1 पर, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर जो है ना x के जगह पे -1 डाल दो जहां जहां x है, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो -1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 3 कितना आ गया टोटल 6। तो ऑप्शन सी जो हमारा है वो सही है 33 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 34। द इंटरवल इन विच, ये क्या कह रहा है इंक्रीजिंग है, तो y बराबर हमारे पास एक्स स्क्वायर e टू दी पावर -x है, तो इंक्रीजिंग है तो dy बाई डी एक्स आप पहले निकाल लो, तो u भी है, एक्स स्क्वायर को छोड़ो e टू दी पावर -x और -x का -1 प्लस e टू दी पावर -x को छोड़ो ये 2x हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया e टू दी पावर -x तो कॉमन निकाल लिए और 2 टू दी पावर x, x टू दी पावर 2 है यहाँ, x टू दी पावर 2 और साथ में -1 भी है और प्लस 2x है, ऐसा आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। तो अभी क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन कैसा है तुम्हारा, इंटरवल हमको इंक्रीजिंग के लिए निकालना है, तो dy बाई डी एक्स हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, या सिर्फ इंक्रीजिंग है तो 0 से बड़ा रख लो, तो ये तुम्हारा e टू दी पावर -x है, तो ये क्या आ गया तुम्हारा -x स्क्वायर प्लस 2x जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और अब देखो ध्यान से, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है, e का पावर आप जो चाहो ले लो, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव से डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं आता है, -x स्क्वायर प्लस 2x हमेशा ही 0 से क्या होगा बड़ा होगा। अब यहाँ से -x कॉमन निकाल लो, तो x -2 ग्रेटर देन 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x और x -2 हो जाएगा और ये लेस देन 0 हो जाएगा। और इसको वेवी कर्वी मेथड लगाओ, इसका 0 इसका कब 0 होगा, जब x 0 होगा तब, तो 1 0 0 आ गया, और जब x का वैल्यू 2 होगा तब 0, तो यहाँ पर 2 लग दो, तब ये 0 आ गया तुम्हारा। अब यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो अपने को क्या चाहिए लेस देन 0, मतलब निगेटिव वाला हिस्सा चाहिए, तो निगेटिव वाला हिस्सा ये रहा हमारा 0 से 2, मतलब ओपन 0 से 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ओपन 0 से 2 ये हमारा आंसर है, ओपन 0 से 2, ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है 34 का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 35। क्या कह रहा है, लाइन दिस इज टेंजेंट टू कर्व दिस एट अ पॉइंट, कह रहा है कि ये लाइन इस टेंजेंट पर, इस कर्व पर टेंजेंट है, ये लाइन इस कर्व पर टेंजेंट है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा बराबर होगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो इस पर टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है 4 बाई 2y, तो ये कट के 2 तो इक्वल टू 2 बाई y आ गया। तो ये लाइन के टेंजेंट का स्लोप आया, मतलब जो कर्व पर टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट है उसका स्लोप ये है। और यहाँ y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो m का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब इसका स्लोप 1 है, तो स्लोप 1, तो दोनों स्लोप तो सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब 2 बाई वाई इक्वल टू 1 आ गया, तो y का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। अब किसी इक्वेशन में डाल दो, इसी में डाल दो y का वैल्यू 2, इसी में डाल दो तो तुम्हारा x का वैल्यू आ जाएगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो y का वैल्यू 2 डाल दिए और x प्लस 1 आ गया, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू x आ गया और x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, तो एक्स वाई जो पॉइंट है जहां पर वो टेंजेंट है उस पॉइंट पर वो है 1 और 2, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर, सर्कल की बात कर रहा है ना, सर्कल की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं कि सी हमारा सर्कल है और इसका रेडियस r है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग सर्कमफेरेंस, सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है, इसका एक सर्कल है और सर्कल का सर्कमफेरेंस, अच्छा सर्कमफेरेंस को सी मान लेते हैं, ठीक है, सर्कमफेरेंस सी मान लेते हैं, रेडियस r मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियस इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, रेडियस जो इंक्रीज कर रहा है, रेडियस जो इंक्रीज कर रहा है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है 0.7, मतलब dr बाई dt जो है वो क्या है हमारे पास, dr बाई dt जो है, dr बाई जो dt है वो दिया हुआ है हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और निकालना क्या है कि रेट ऑफ सर्कमफेरेंस, मतलब आपको निकालना क्या है dc बाई dt क्या होगा, तो सर्कमफेरेंस का क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई r, अगर t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dc बाई dt क्या हो जाएगा 2 पाई और r का हो जाएगा dr बाई dt। ठीक है, तो 2 पाई और dr बाई dt कितना है हमारा 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अभी इसको अगर गुना कर लें तो क्या आ जाएगा 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 1.4 पाई और सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन जो हमारा है वो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये था तुम्हारा 36। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 37। ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका cos x प्लस साइन x, तो ध्यान दो ये तो 11th के ही तरह से बना सकते हो या 12 की तरह से बना सकते हो। तो ये क्या गया साइन x प्लस कॉस x, तो याद रखना यहाँ पर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू भी 1 है। ठीक है बच्चों, याद करो 11th में पढ़े थे a cos थीटा प्लस b साइन थीटा हो तो इसको क्या करना है रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 1, ए हमारा 1 है और बी भी हमारा क्या है 1 है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो इसको हम लोग 1 बाई ऊपर भी √2 से नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। और अब देखो क्या आ जाएगा, वो √2 बाहर रखते हैं और 1 बाई √2 साइन एक्स प्लस 1 बाई √2 कॉस एक्स। अब आप 1 बाई √2 को एक में ले लेते हैं हम लोग √2 और ये साइन एक्स रखते हैं और 1 बाई √2 क्या करते हैं कॉस 45 डिग्री ले लेते हैं और 1 बाई √2 साइन 45 भी होता है और ये कॉस एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या आ गया ये √2 और साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब एक्स प्लस 45 डिग्री। और साइन का वैल्यू हम लोग को पता है हमेशा √2 है और साइन का वैल्यू -1 से 1 होता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है तुम्हारा -√2 और मैक्सिमम √2, तो -√2 से √2, तो ये क्या है तुम्हारा -√2 से, तो मैक्सिमम वैल्यू √2 हो जाएगा। याद रखना बच्चों कि कभी भी a cos थीटा प्लस b साइन थीटा आता है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो √√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और मैक्सिमम वैल्यू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा चेक करो a क्या है 1, b क्या है 1, तो यहाँ पर रख दो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा √2, तो मिनिमम √2 और 1 1 यहाँ भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा √2 मैक्सिमम, तो मिनिमम बोलता तो -√2 मैक्सिमम बोलता तो √2। तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, मैक्सिमम मिनिमम अगर इस तरह का आ जाए a cos थीटा b साइन थीटा को, तो उतना बनाने की जरूरत नहीं है, तुरंत बना देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 द पॉइंट ऑन द कर्व दिस विच इज नियरेस्ट टू 0,5, कहता है 0,5 से जो नियरेस्ट है सबसे न्यूनतम दूरी पर है वो। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये क्या है तुम्हारा x स्क्वायर इक्वल टू 2y है, ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू क्या है तुम्हारा 2y है, तो और एक पॉइंट कहीं पे मान लो ये 0,5 है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो न्यूनतम नियरेस्ट डिस्टेंस है वो HK है, मान लेते हैं HK है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, ये जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा √h-0 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर और प्लस k-5 का स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसा आ गया। अच्छा, तो यहाँ से ये d है तो HK जो है इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 2k, तो हम लोग क्या करते हैं h स्क्वायर का वैल्यू क्या रख लेते हैं 2k रख लेते हैं, तो d इक्वल टू क्या हो गया h स्क्वायर का वैल्यू 2k प्लस k-5 का होल स्क्वायर, तो अभी d स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 2k प्लस k-5 का होल स्क्वायर। अब इसका नियरेस्ट डिस्टेंस अपने को निकालना है, तो d स्क्वायर तो ये आ रहा है 2k प्लस k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25, तो यहाँ से क्या आ रहा है k स्क्वायर माइनस 8k और प्लस 25, ये d, क्योंकि ये k का फंक्शन है इसको फंक्शन ऑफ k मान लेते हैं। अब इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा k का वही मिनिमम वैल्यू दे देगा, तो इस तरह से हम लोग क्या कर पाएंगे k का मिनिमम वैल्यू दे देगा तो तुम्हारा पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका f डैश k कर लो, तो f डैश k करोगे तो 2k माइनस 8 आ जाएगा और f डबल डैश कर लो, f डबल डैश के कर लो, तो 2 बार करेंगे तो देखो ध्यान से डबल डैश कर लेते हैं, तो k इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये हमेशा 0, अभी देखो कुछ भी वैल्यू लो यहाँ पर से, यहाँ से f डैश k इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो 2k इक्वल टू 8 आएगा और k का वैल्यू 4 आएगा, और यहाँ पर अगर k का वैल्यू 4 भी डालते हैं f डबल डैश 4 अगर डालते हैं तो भी 2 आता है, तो भी क्या आता है 2, और ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब k इक्वल टू 4 पर हमको मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ था मेरा ये डिस्टेंस, तो देखो डिस्टेंस का स्क्वायर अगर मिनिमम है तो डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा मिनिमम, तो k का वैल्यू 4 होना चाहिए। देखो k का वैल्यू 4 ये रहा हमारा, है ना, k का वैल्यू ये 4 रहा हमारा, तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा 38 था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 39 द नॉर्मल टू द पॉइंट 1 1, इस कर्व पर 1 1 पर नॉर्मल बोला, तो सबसे पहले ठीक है नॉर्मल बोला 1 1 पर, तो इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, तो 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0 आ गया, तो dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है dy बाई डी एक्स, और किस पॉइंट पर बोल रहा है 1 1 पर, है ना 1 1 पर, तो ये आ रहा है -2x और यहाँ पे 2 था तो ये 2 कट गया, ऐसा आ रहा है, तो dy बाई डी एक्स कहाँ पर जब 1 1 हो जाए तो उसकी वैल्यू हो गई -1, तो ये -1 हो गया टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, अच्छा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, अच्छा यहाँ पर से पॉइंट तो अपने को पता है 1 1, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा
y माइनस वाई वन मतलब 1 और -1/dy/dx कब, जब 1 1 पर, और x माइनस x1 1। तो अभी इसकी वैल्यू -1 डाल दो तो y माइनस वन इक्वल टू -1 बाई, ये नीचे भी -1 आया और x माइनस 1 आ गया, तो यहाँ से y माइनस वन इक्वल टू x माइनस 1 आ गया, तो 1 1 कट गया, तो x बराबर y, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी जो हमारा है 39 का वो सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी जो हमारा वो सही है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। सॉरी थोड़ा सा यहाँ देखो, हाँ कट गया ये ना, ये तो कट गया, सही है। तो क्या आया इतना, तो सही है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये ऑप्शन हमारा जो था बी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसका निकालना है। तो सबसे पहले तो जान लो x प्लस 2 जो होगा वो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, हमेशा ही 0 से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। अब इसमें -1 कर दो, तो x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1, तो ये वाला चीज हमारा fx हो गया, तो fx ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आया, तो इसका मतलब fx का जो वैल्यू आएगी वो -1 से इन्फिनिटी तक जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा मॉडल सेट 1 जो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, हमने पूरा का पूरा आज सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा बच्चों, बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन है। और ज़्यादा करने के लिए आप जो है जरूर देखें, एग्जाम्पलर आप जरूर बनाएं, और एग्जाम्पलर का पूरा सोल्यूशन हम जो है करके जो है दे दिए हैं, आपको इसके लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम का तैयारी करते रहो। ठीक है बच्चों, बाय।